नमस्कार बच्चों। आज रविवार है, संडे है। इस दिन का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है कि आज हम आपके सामने आपके सवालों का जवाब देने के लिए मुखातिब होते हैं और उसमें हम आपके जो हफ्ते भर सवाल पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। डिफरेंट टाइप के सवाल जो आप हमें विभिन्न माध्यमों से पूछते हो उनकी हम एनालिसिस करते हैं और उनमें से कुछ ब्रीफ जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं उनके हम उत्तर देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं और आपकी स्टडी या तैयारी या और किसी प्रकार की समझ को बढ़ाने के लिए या चिंतन को या सृजनात्मकता को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हफ्ता अगर हम कहें तो भारत के लिए बड़ा कष्टमय रहा। जैसे कई खबरें मिली, सुशांत राजपूत जो थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, कई कारण उनके बताए जा रहे हैं। या अगर देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चाइना के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भारतीय जवानों के साथ जो दिक्कतें हुई, उनको कई सारे भारतीय जवान शहीद हुए। तो ये जो स्थितियां पैदा हुई इस पूरे वीक में, और ऑलरेडी पहले से हमारे देश में क्या विश्व में पूरी कोरोना महामारी जैसी स्थिति बनी हुई है लगातार, और बहुत सारी गंभीरता से उसका जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता जा रहा है, तेजी से स्प्रेड होता जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि गंभीर रहेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति, घर में रहेंगे, कोशिश करेंगे जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखेंगे और अपने आप को बचाएंगे, समाज को, परिवार को, पड़ोस को बचाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इन्हीं सब गतिविधियों में ढेर सारे सवाल आए हैं, जिसमें से किसी स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा है। उनके कई सारे सवाल थे जिसमें से 3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल इन्होंने पूछा है इल्यूजन यानी भ्रम क्या होता है, दूसरा सवाल है विभ्रम यानी हेलुसिनेशन क्या होता है, और तीसरा सवाल है स्किनर को क्या अधिगम का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये 3 सवाल इनके महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है इल्यूजन यानी भ्रम। भ्रम के बारे में हम बताएं, किसी वस्तु का गलत प्रत्यक्षीकरण करना, किसी वस्तु का गलत प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन करना। जैसे है वो पेड़ और दिखाई पड़ रहा है इंसान, ऐसा कहलाता है भ्रम या इल्यूजन। ये साइकोलॉजिकल मेंटल एक्टिविटी है। जो लोग साइको एनालिटिकल प्रोसेस या साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल सिगमंड फ्रायड का पढ़ेंगे उनको और चीज़ें क्लियर होंगी। ये माइंड की एनालिसिस है, कैसे माइंड काम करता है। कभी कभार कई सारी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो आंखों से देख रहे होते हो लेकिन वो सच नहीं होती हैं। तो भ्रम उसी गतिविधि का एक हिस्सा है। किसी वस्तु का गलत प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब परसेप्शन से होता है। तो किसी वस्तु का अगर गलत प्रत्यक्षीकरण कोई करता है तो इसे भ्रम कहा जाता है। इनका दूसरा प्रश्न है हेलुसिनेशन यानी विभ्रम। वस्तु ना होते हुए भी उसका प्रत्यक्षीकरण करना। जैसे किसी कमरे में कुछ है नहीं लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं उसमें छिपकली ना हो या सांप ना हो या कोई बैठा ना हो, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? विभ्रम या हेलुसिनेशन कहलाती है। किसी वस्तु के ना होने पर भी उसका प्रत्यक्षीकरण करना, मतलब वो हूबहू आपको दिख रही हो या महसूस हो रही हो या उसको आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर कोई स्थिति है। तो ये 2 प्रश्न थे। तीसरा प्रश्न ये संबंधित है साइकोलॉजी से, ये भी प्रश्न साइकोलॉजी से संबंधित थे। तीसरा प्रश्न है इनका, स्किनर को क्या नोबेल अधिगम का नोबेल प्राइज मिला है? तो स्किनर आपको पता है कि संबंधवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ये अच्छे प्रोफेसर यानी टीचर थे। इन्होंने लेखन का भी कार्य किया। ये अच्छे राइटर थे। इन्होंने करीब 21 किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब बड़ी पॉपुलर हुई, हमें नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो किताब बहुत पॉपुलर हुई, उपन्यास था। और इनको कई और सारे पुरस्कार मिले लेकिन अधिगम का नोबेल प्राइज नहीं मिला है। हमने इस पर एक पोस्ट भी डाला था यूट्यूब के कम्युनिटी वाले पार्ट में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको करीब 6 से 7 प्राइज मिले हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन अधिगम का नोबेल प्राइज इनको नहीं मिला। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नोबेल पुरस्कार मनोविज्ञान के क्षेत्र में दिया भी नहीं जाता है। हाँ,
पावलोव को नोबेल पुरस्कार जरूर मिला है, लेकिन वो पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनको मेडिसिन में यानी बायोलॉजी में उनको मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार। बाकी इनको अधिगम का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ऐसा हमने रिसर्च करके जाना है या काफ़ी कुछ एनालिसिस की। अगर किसी को यहाँ कन्फ्यूजन बने कि नहीं मिला है तो वो कमेंट में अपनी बात लिख सकता है, तो हम उस पर फिर से डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसी से संबंधित है। क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का है जिन्होंने पूछा है डिप्रेशन क्या होता है और ये कैसे हो जाता है। डिप्रेशन को अवसाद कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल इलनेस है जो क्या होती है किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। इसके कई सारे लक्षण हैं, जैसे अनिद्रा यानी नींद ना आना, या आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, थकान, या कई प्रकार की कन्फ्लिक्ट, मेंटल कन्फ्लिक्ट या एंजाइटी, चिंता वगैरह से होने वाला एक रोग है जिसका इलाज भी संभव है। हाँ, अवसाद में व्यक्ति क्या करता है, बहुत मतलब लोगों से, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अलग रहना पसंद करता है, शांत रहता है, उदास रहता है, और कितनी भी कुछ अच्छा हो जाए उसके साथ लेकिन उसको खुशी महसूस नहीं होती। हर समय नेगेटिविटी उसके दिमाग में रहती है और वो कभी कभार अपने आप को नुकसान भी पहुंचाता है। डिप्रेशन का जो टॉप लेवल है या पीक समय है उसमें व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है। तो एक डेंजरस या खतरनाक प्रकार की डिसीज, साइकोलॉजिकल डिसीज है जिसका इलाज है। अगर हम कई सारे सर्वे पढ़ें तो वहाँ बात पता चलती कि भारत में अवसाद से, या कह सकते हो कि जो डिप्रेशन है इससे बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं तुम्हारे पास सब कुछ है या सब कुछ नहीं है, या पुअर लोग होते हैं या रिच लोग होते हैं, कोई कैटेगरी नहीं। डिसीज है, किसी को भी हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है किसी भी मुद्दे को लेकर के, और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, नेगेटिविटी है, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो ऐसे लोगों के साथ अगर सही तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, बातचीत की जाए, तो इसका आसान तरीका है कि इससे बाहर लाया जा सकता है और इंसान खुशहाल जीवन जी सकता है। बहरहाल हम कोई साइकाट्रिस्ट नहीं है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा विचार और चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हमें जो बेसिक फंडामेंटल पता है अवसाद के बारे में हमने बताने की कोशिश की है। इसके बाद एक सवाल पूछा गया है, एक स्टूडेंट का है जिन्होंने पूछा है कि सर टीचर बनने की प्रक्रिया क्या है, अगर हम क्या क्या कर लें कि हम शिक्षक बन जाएं किसी भी क्षेत्र में। तो शिक्षक बनने की प्रक्रिया के बारे में मैंने कई बार बताया है, तो हम थोड़ा और यहाँ पर ब्रीफ में बताते चलें आपको। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होना आपको पड़ेगा, या आर्ट स्ट्रीम में या साइंस स्ट्रीम में या कॉमर्स स्ट्रीम में। जब आप ग्रेजुएट होते हो तो उससे ग्रेजुएट होने के बाद उससे संबंधित आपको कुछ डिग्री या डिप्लोमा, टीचिंग से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा कोर्स आपको करना पड़ता है। जैसे बीएड आप कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं, एनटीटी कर सकते हैं, और कई प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोग्राम हैं, उनको आप करके एलिजिबल माने जाते हैं, यानी पात्र माने जाएंगे। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कई सारी पात्रता परीक्षाएं होती हैं केंद्रीय स्तर पर यानी सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर वो केंद्रीय पात्रता परीक्षाएं भी आपको पास करनी पड़ेंगी। फिर आप शिक्षक बनने के लिए शिक्षक भर्ती प्रोग्राम या नोटिफिकेशंस आते हैं, उनमें आपको कम्पीट करके पेपर दे करके रैंक लानी पड़ती है। उसके आधार पर आपका एकेडमिक भी देखा जाता है, और वहाँ जो परीक्षा होती है वहाँ पर भी आपका मार्किंग और परसेंटेज को ऐड करके आपको शिक्षण की प्रक्रिया में यानी शिक्षक बनने की प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है। वहां आप शिक्षण का काम कर सकते हैं। निजी क्षेत्र में, जैसे सरकारी क्षेत्र में नहीं भी, तो निजी क्षेत्र में भी कई सारे अब अवसर हैं। जिन्होंने बीएड, बीटीसी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो प्राइमरी से जूनियर स्तर पर शिक्षक बनने के लिए पात्र होते हैं, बशर्ते उनको जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हो। तो निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे अवसर हैं। हाँ, और कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन और बीएड किया हुआ है
तो आप टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी होता है, बशर्ते यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ उतरना होता है। साइंस के टीचर बनना है, आर्ट साइड में एसएसटी के टीचर बनना है, ड्राइंग के टीचर बनना है, बहुत सारे, या कॉमर्स में जाना है, कॉमर्स के टीचर बनना है, तो आप ग्रेजुएट लेवल पर टीजीटी के फॉर्म आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, और भारत में केंद्रीय स्तर पर केवीएस संगठन यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और आर्मी पब्लिक स्कूल और दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB में भी फॉर्म आते हैं, और कई सारे स्टेट में अलग अलग अधीनस्थ बोर्ड बनाए गए हैं, जहां से राजस्थान है, बिहार है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। हाँ, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है यानी MA कर रखा है तो भी वो पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी के लिए पात्र माना जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिंपल आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं पीजीटी के लिए। हाँ, सेंट्रल लेवल पर अगर जाना चाहते हैं तो आपको बीएड और कई सारी पात्रता परीक्षाओं की भी बाध्यता होती है। इसके बारे में हमने डिटेल बताया, केबीएस, एनबीएस और एपीएस में टीचर बनने के लिए पीजीटी की क्या पात्रता है चर्चा की है, तो पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक हम सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो वहां से आपको आसानी रहेगी। इसके बाद एक सवाल पूछा है किसी ने कि हाँ, स्वप्न सिद्धांत, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन है ऑटो सिंबॉलिक थ्योरी ऑफ ड्रीम किसका है, या सिद्धांत किसका, या थ्योरी किसकी है? स्वप्न सिद्धांत। स्वप्न सिद्धांत के बारे में कई सारे साइकोलॉजिस्ट के काम हैं, लेकिन जो इनका प्रिंसिपल है, इन्होंने पूछा है ऑटो सिंबॉलिक थ्योरी ऑफ ड्रीम। तो ऑटो सिंबॉलिक थ्योरी ऑफ ड्रीम जुंग ने दिया था। इसको कभी कभी इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है, कहते हैं इसको कि जुंग थ्योरी ऑफ ड्रीम, जुंग थ्योरी ऑफ ड्रीम्स, यानी जुंग का स्वप्न सिद्धांत। एक्चुअली आपको पता होगा जो जुंग थे या युंग थे, इन्होंने एनालिटिकल प्रिंसिपल, साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल से इतर, यानी ये जो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया सिद्धांत था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उससे अलग इन्होंने एनालिटिकल प्रिंसिपल यानी विश्लेषणात्मक सिद्धांत की चर्चा की थी, जिसमें इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए थे। पहला था कॉन्शस माइंड प्रिंसिपल यानी चेतन मन का सिद्धांत, दूसरा था व्यक्तिगत अचेतन मन का सिद्धांत यानी इंडिविजुअल अनकॉन्शसनेस प्रिंसिपल, और तीसरा था कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस यानी सामूहिक अचेतन मन का सिद्धांत। उसी की स्टडी करते करते इन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया था जो ड्रीम से रिलेटेड है, उसको ऑटो सिंबॉलिक थ्योरी ऑफ ड्रीम कहते हैं। तो ये सिद्धांत जुंग के द्वारा दिया गया है। इसको हम वीडियो बनाएंगे जब साइकोलॉजी के, चाइल्ड साइकोलॉजी के या एजुकेशन साइकोलॉजी को, तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। एक बच्चे ने एक और सवाल पूछा है, जिसमें पूछा है एंग्जाइटी या चिंता से क्या तात्पर्य है और ये कैसे प्रकट होती है। एंग्जाइटी या चिंता, अगर हम बात करें एंग्जाइटी या चिंता की, तो ये भावात्मक या दुखद अवस्था होती है। किसी व्यक्ति के इमोशंस की एक ऐसी स्थिति जहां पर नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, कई सारे सिम्टम्स होते हैं। चिंता या एंग्जाइटी के कारण आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, प्रॉपर आपको नींद नहीं आती है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपको थोड़ा डर, फियर जैसा महसूस होता है, और आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, हाथों और पैरों में कपकपी होने लगती है। ये 3 प्रकार की होती है, रियलिस्टिक एंग्जाइटी और न्यूरोलॉजिक एंग्जाइटी और मॉरल एंग्जाइटी। ये 3 प्रकार की एंग्जाइटी होती है, लेकिन डिटेल में इसकी चर्चा जब हम वीडियो बनाएंगे और साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। तो ये कुछ सवाल थे जिन पर हमने चर्चा की है। एक और सवाल हमारे सामने है जिसको हम ले लेते हैं। हाँ, किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा है, जो पूछा है कि साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल जो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल जो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, वो क्या वैज्ञानिक सिद्धांत है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और ये जो स्टूडेंट हैं ये एजुकेशन से नेट करते हैं, और इन्होंने पूछा है, कहा है कि सर फ्रायड, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या वैज्ञानिक
है, साइंटिफिक है, तो हम कहेंगे ये सिद्धांत जो साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल है ये साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इन्होंने अपने शोधों को, इन्होंने मतलब सिगमंड फ्रायड ने जितना भी रिसर्च वर्क किया था इसको क्रमबद्ध रूप से वर्णन नहीं किया था, क्योंकि साइंटिफिक कोई रिसर्च हो, कोई एक्टिविटी हो, उसमें हम किसी भी प्रॉब्लम के सिस्टमेटिक तरीके से सलूशन की तरफ जाते हैं और उसके सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं। तो सिगमंड फ्रायड का जो साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि अपने पूरे रिसर्च वर्क का वर्णन इन्होंने सिस्टमेटिक नहीं किया है, इसलिए इस सिद्धांत को हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। एक बच्चे का सवाल है, इन्होंने साइकोलॉजी से बीएससी किया है और इन्होंने पूछा है कि सर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में बीएससी कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि सुपर ईगो, यानी सुपर ईगो को कहते हैं परा अहम, जानवरों में होता है कि नहीं होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, सुपर ईगो जानवरों में होता है या नहीं होता। हमने वीडियो बनाया था साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी किसी का व्यक्तित्व आसानी से जाने, अभी जल्दी ही वीडियो था उसको आप देखेंगे, तो माइंड की जो एक्टिविटी है यानी पर्सनालिटी की जो एक्टिविटी है उसको कैसे साइकोएनालिटिकल प्रिंसिपल की एनालिसिस करते समय सिगमंड फ्रायड ने डिस्क्राइब किया है। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने माइंड और एटीट्यूड की एनालिसिस, पर्सनालिटी की एनालिसिस करने में कैसे यूज की है, तो उसी से संबंधित सवाल है। वहां पर हमने इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। इड जो है अनकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में काम करता है, ईगो जो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में कन्फ्लिक्ट करता है, और सुपर ईगो कंप्लीटली कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। अब कंप्लीटली कॉन्शियसनेस की बात आएगी, यानी तो यहाँ पर स्थिति पैदा होती है आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल की। सुपर ईगो यानी परा अहम में की अगर हम बात करें तो यहाँ व्यक्ति आदर्शवादी नियमों के आधार पर अपनी सारी गतिविधि करता है। तो ध्यान रहे, जानवरों में सुपर ईगो नहीं प्रकट हो सकता। क्यों? क्योंकि सुपर ईगो के लिए सोशल बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। सामाजिक बंधनों और नियमों में रहने के कारण सुपर ईगो डेवलप होता है, क्योंकि कंप्लीटली कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। अब सपोज दैट, अगर हमने वहां एग्जांपल दिया था तो बताया था कि सपोज दैट तुम भूखे हो और तुम्हारे लिए स्पेशली खाना आया, लेकिन आपको लग रहा है कि जो हमें खाना देने आया है या बना रहा है इसको ज्यादा भूख लगी है, और तब क्या करोगे? आप अपना खाना उस व्यक्ति को दे दोगे। आइडियलिस्टिक अप्रोच, यानी ये जानवरों में नहीं होता, क्योंकि जानवरों के अंदर कंप्लीट कॉन्शियसनेस नहीं होती है, उनके अंदर सेवा का भाव नहीं होता है, आइडियलिस्टिक बिहेवियर में वो फिट नहीं होते हैं। वो अपने ही बछड़े को मार सकते हैं अगर उनकी जान पर आती है या उनकी भूख पर आता है तो उसका भी खाना छीनकर खा लेते हैं। ये मॉरलिटी, ये नैतिकता होमोसैपियंस यानी ह्यूमन बीइंग या चाइल्ड में ही होती है। इसीलिए सुपर ईगो की स्थिति मनुष्य में होती है, जानवरों में नहीं होती है। क्योंकि ये रियल साइकोलॉजी के या अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी वाले बच्चे ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी कंप्लीटली काम करता है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पर, जबकि साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों के बिहेवियर पर काम करता है। तो ये बीएससी कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने सवाल पूछा था। अगर हम बात करें इड की, तो इड बेसिकली बायोलॉजिकल एडप्टेशन की बात करता है, इसीलिए छोटे बच्चों में इसकी अधिकता होती है। कारण क्या है यहाँ पर? क्योंकि वो अपने आप को प्लेजर लेवल पर ले जाना चाहता है, यानी सुखवादी सिद्धांत, जहां उसको आराम मिलेगा वो काम करेगा। इसलिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यहाँ थिंकिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है कि वो सोचे क्या सही और क्या गलत है। अब छोटा बच्चा है, उसको चांद अच्छा लग गया और कह रहा मैं चांद ला के दो। अब वो ये नहीं जानता कि पिताजी लखनऊ से बाहर नहीं गए, चांद कहाँ से ला के देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको सुख मिलेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में वो क्या करता है? इड से प्रभावित रहता है। दूसरा ईगो, ईगो जो है प्रकृति के नियमों के अनुकूलित होता है, यानी यहाँ रियलिस्टिक यानी वास्तविकता की बात होती है। अगर हम कहें कि नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे और नौकरी पा जाना चाहते हैं तो ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हो जाता है? प्रकृति के नियमों के आधार पर ईगो आपका काम करता है, और सुपर ईगो आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी सिद्धांतों की बात करता है। तो ये कुछ सवाल थे। एक बच्चे का सवाल ये भी था कि शायद पूछ रहे थे
कि हाँ सर पीएचडी के लिए क्या कहीं हम फॉर्म डाल सकते हैं, हमारा नेट क्वालिफाई नहीं है तो क्या हम पीएचडी में फॉर्म डाल सकते हैं। हाँ, कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती हैं। अगर आप पीजी हैं और आपका पीजी में 50 एंड 55% मार्क्स हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के बिहाफ पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म आया हुआ है और कई और यूनिवर्सिटी हैं, अभी नोटिफिकेशन इस महामारी की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं। मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, वहाँ पर एमएड के, यूजी के, पीजी के कई सारे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म आए हैं तो वहाँ डाल सकते हैं। अभी पीएचडी के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हमें जितनी जानकारी है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का भी आया हुआ है जिसकी जुलाई में लास्ट डेट है, तो विदाउट नेट, बिना नेट के भी आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे बच्चों की, कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर एकेडमिक टाइम में किसी का बीएड है, एमएड है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कानपुर यूनिवर्सिटी से या लखनऊ यूनिवर्सिटी से या फैजाबाद यूनिवर्सिटी से, या वो बीएड कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि बिना एग्ज़ाम कराए हमें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा या एग्ज़ाम कराया जाएगा या कुछ शेड्यूल बदला जाएगा। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग गाइडलाइन दे रही हैं। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है कि वो 7 जुलाई से अपने एकेडमिक एग्जामिनेशन की शुरुआत करने जा रहा है। तो वहाँ पर आप जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें ताकि जो उनका एकेडमिक का है, यूजी, पीजी, बीएड और एमएड का, इन सब का एग्ज़ाम होगा और वहाँ आपको पेपर देना पड़ेगा। पेपर दे करके आपको जो परीक्षा का सफलता होगी, अंक होंगे, वो मिलेंगे और आप अगली कक्षा में, अगली क्लास में उत्तीर्ण होकर जाएंगे। तो ध्यान रहे, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन दे रही हैं, तो जिसके यहाँ जैसी गाइडलाइन है, बीएड में भी और डीएलएड में भी ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि पीएनपी के जो डीएलएड की हम बात करें या बीएलएड की बात करें तो जो पीएनपी अपना नोटिफिकेशन देगी उसके बिहाफ पर एग्जाम होंगे। बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम 5 जुलाई को होगा या नहीं होगा। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, सीटेट ने अपनी साइट को अपडेट किया हुआ है, उसमें प्रीवियस ईयर के कई सारे पेपर 2018-19 के पेपर डाले हुए हैं सॉल्व करने के लिए। अभी कोई एग्जाम होगा या नहीं होगा इसके लिए 5 जुलाई निर्धारित डेट वो पहले से नोटिफिकेशन पे मेंशन है जब नोटिफिकेशन आया था। अभी नहीं होगा इसकी कोई इंफॉर्मेशन सीटेट ने, सीबीएसई ने रिलीज नहीं की है, तो हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा, पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखना होगा। तो बच्चों, हम आपको इसीलिए आते हैं संडे को कि आपकी बातें, आपके सवाल, आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का हम सटीक जवाब दें ताकि आपको सभी प्रकार के कंफ्यूजन आपके दूर हो और आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से कर पाएं और आप आगे बढ़ पाएं। बच्चों, अपने जीवन में अपने गोल निर्धारित करो और उसके लिए काम करो, लगातार काम करो और यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। बिना गोल के इस जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। घड़ी का पेंडुलम हिलता तो है, ट्रेडमिल लगातार चलता रहता है, आप उस पर दौड़ते रहते हैं लेकिन आप पहुंचते कहीं नहीं। इसलिए अपने गोल सेट करो बच्चों और उसके लिए क्लियर विजन करो, क्लियर विजन तय करो कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना, उसके लिए रणनीति बनाओ। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो हमें पूछो। बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले संडे को, अगली संडे वार्ता में, अगले विद्यार्थी वार्ता में। और इस विद्यार्थी वार्ता में आप पूरे हफ्ते सवाल पूछते हो। सवाल पूछने के लिए हमने कई सारे प्लेटफॉर्म बताए हैं। आप यूट्यूब पर पूछ लेते हो क्योंकि हम कम्युनिटी में अपना लोगो, अपना थंबनेल लगा देते हैं। उस थंबनेल के नीचे कमेंट और लाइक का ऑप्शन होता है, उसमें अपनी बात लिख सकते हो। आप यूट्यूब पर कमेंट में पूछते हो, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप से पूछते हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पेज से सवाल पूछते हैं, कई सारे लोग हमारे ईमेल आईडी vidvipin17@gmail.com पर पूछते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है विपिन वर्मा साइकोलॉजी और विपिन वर्मा नाम से, किसी भी चैनल पर आप वहां सवाल पूछ सकते हो। आपको अपनी तैयारी से संबंधित किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूजीसी नेट, टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस,
कहीं भी कोई तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। आपको किसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है तो आप सलाह ले सकते हो। हम आपको संडे को विद्यार्थी वार्ता में इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। बहुत बहुत आभार सब लोगों का कि आप इतना तेजी से अपने सवाल पूछते हो, आप हमें कमेंट करके मोटिवेट करते हो, आपको वीडियो कैसे लगते हैं ये भी हमें लिखकर भेजते हो। कई सारे लोग विस्तार में अपनी बात कमेंट में लिखते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है। बच्चों आप ऐसे जुड़े रहो, हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ नया सीखते चलेंगे जिससे आपको भी कुछ फायदा मिलेगा वीडियो देखने का, और हम आपको ऐसे क्रिएटिव कंटेंट देते रहेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।